ओके बेटा, हमने लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा था, तो एक बार फटाफट क्विक रिव्यू करते हैं और क्विक रिव्यू करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का मैंने मतलब बताया था। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब मोशन, मतलब ये वो टॉपिक है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच हीट चेंज में आप डील करोगे। जो हीट है वो हायर टू लोअर बॉडी में ट्रांसफर होता है, इसकी बात होती है। इस चैप्टर को करने के लिए हमने कुछ सिंबल्स पढ़े थे, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्यू हीट गेन, हीट लॉस, डब्ल्यू वर्क डन, यू इंटरनल एनर्जी, और जो है आपका एच एंथैल्पी, डेल्टा लग जाए किसी के साथ तो चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा एच का मतलब क्या है। डेल्टा एच का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। किसी के साथ भी डेल्टा लग जाए तो जनरल फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा एच हो तो एच टू माइनस एच वन, डेल्टा वी हो तो वी टू माइनस वी वन, इसी तरह से डेल्टा ई हो तो ई टू माइनस ई वन। फिर हमने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है। तो हमने पढ़ा था सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी वो पार्ट जो ऑब्जर्वेशन में हो। सराउंडिंग हमने पढ़ा था सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजें सराउंडिंग में आती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, अपना सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दो तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम जोड़ दें तो इट इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है जी, आपको ये बात भी समझ में आ गई। सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दें तो इट इज नोन बाय द नेम ऑफ यूनिवर्स। अब चलते हैं आगे। फिर हमने ये टॉपिक पढ़ा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजीनियस। तो ये मुझे रिकॉल कराने की जरूरत नहीं है, जल्दी हो गया होगा। फिर हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी, इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है विच डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक्सटेंसिव होती है विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर हमारा था, अब यहाँ से हमारा ये शुरू होता है, तो अब आप यहाँ से जरा नोट्स बनाना भी शुरू कीजिए। तो टॉपिक का नाम है स्टेट ऑफ सिस्टम। देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्टेट ऑफ सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अंडर पर्टिकुलर कंडीशन कोई चीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है, सब्सटेंस की स्टेट क्या है। जैसे कुछ टेम्परेचर प्रेशर है, उस टेम्परेचर प्रेशर पे सब्सटेंस कैसा दिख रहा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। समझो जरा ध्यान से। द स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। मतलब कि आपने कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे सब्सटेंस की स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। नोट कर लो जरा। हाँ जी बेटा, दोबारा सुनिए। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर पे सब्सटेंस कैसा दिख रहा है, कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसे कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। द स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्ट किस फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट वैल्यू। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब है प्रेशर क्या था, वॉल्यूम क्या था, टेम्परेचर क्या था, और क्या कंडीशंस, मतलब कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस। So if any of the macroscopic property of system change, the state of system is said to be change, and hence the state of system is fixed by its macroscopic properties. तो macroscopic properties आपको आइडिया है, बल्क। तो आपने क्या करना है, ये पहली 3 लाइनें की डेफिनेशन है, पहली 3 लाइनें लिख लीजिए। The state of system means the condition of existence of system when its macroscopic properties have definite value। बस यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक। जो हमारा टॉपिक आ रहा है अब, उस टॉपिक का नाम है स्टेट वेरिएबल। अब देखो इसका नाम पढ़ के ही हमारे माइंड में आ रहा है वेरी। वेरी मतलब चेंज होगा। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, और टेम्परेचर बढ़ा दें तो लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है। मतलब कंडीशंस, अगर हम कंडीशन चेंज कर दें तो स्टेट चेंज हो सकती हैं। तो वो चीजें जिसको चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाए, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। तो सुनो डेफिनेशन।
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम, मतलब वो प्रॉपर्टी जो स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज कर दे। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड हो जाएगी, और बढ़ाया तो गैस हो जाएगी। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और भी कई चीजें हैं जिनको अगर हम चेंज करें तो स्टेट पे फर्क पड़ सकता है, तो उन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि स्टेट वेरिएबल क्या होता है। ये पहली 2 लाइनें लिख लेना, इसका और भी मैंने यहाँ मतलब लिखा हुआ है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम, वो प्रॉपर्टी जो स्टेट चेंज कर दे उन्हें हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। और द मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम, मतलब वो चीजें जो स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा। नोट द वेरियस स्टेट वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एक यहाँ चेंज हो जाएगा आगे, इंटरडिपेंडेंट है। तो लो बेटा नोट कर लो इसको। क्वेरी द्वारा दसो स्टेट वेरिएबल। हाँ बेटा बिल्कुल बताता हूँ स्टेट वेरिएबल दोबारा। देखो क्या होता है, सॉलिड को मान लो आपके पास आइस है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, बोलो, लिक्विड। लिक्विड में। तो लिक्विड। स्टेट चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। तो स्टेट चेंज होने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सिमरन, स्टेट चेंज स्टेट को वेरिएबल। अच्छा अच्छा। स्टेट वेरिएबल। मतलब वो चीजें जिनको हम चेंज करें और स्टेट चेंज हो जाए उसे हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल। तो यू गॉट इट, आई होप सो, नोट कर लीजिए। देखो आपने सुना है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, जो हमारी पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है, तो ये स्टेट वेरिएबल हो गया, यानी हमारा टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ का, जिससे हमारे अर्थ में वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई, पोलर आइस। तो ये स्टेट वेरिएबल है कि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से अर्थ का जो सॉलिड आइस थी वो हमारी चेंज होने लग गई लिक्विड फॉर्म में, तो इसे हम नाम दे देते हैं स्टेट वेरिएबल। तो ये चीज हमें हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा टॉपिक आता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब देखो इसको समझाने के लिए ना, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को मैं आपको थोड़ी सी फिजिक्स के 2 टर्म्स रिवाइज करवाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पता होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। मैंने ना एक यहाँ पे ट्रैक बनाया है, इस ट्रैक में A से B का डिस्टेंस है 5 मीटर, B से C का डिस्टेंस 5 मीटर और C से A का डिस्टेंस 5 मीटर। अब मैंने बोला कि एक बॉडी A से शुरू हुई, घूम घुमा के A पे आ गई, A से B गई, B से C गई, C से A पे आ गई। अब मैंने पूछा मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ, इस बॉडी की कितनी हुई, जीरो। जीरो हुई ना। मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, शुरू कहाँ से किया, खत्म कहाँ से किया, मतलब फाइनल एंड इनिशियल स्टेट क्या थी। समझ में आया ना क्या कह रहा हूँ, समझ में आया। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ऐसी टर्म है जो शुरू और खत्म पे डिपेंड करती है, मतलब फाइनल एंड इनिशियल। अच्छा बट मैं अगर पूछूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस कितना है, 5 5 15। 5 15, तो ये डिस्टेंस हो गया। यानी जो आपका स्टेट फंक्शन है ना वो डिस्प्लेसमेंट की तरह है, और जो आपका पाथ फंक्शन है वो डिस्टेंस की तरह है। देखो आप डेफिनेशन पढ़ के, स्टेट फंक्शन may be defined as those thermodynamic properties which depend only on the state of system, not on the path। state मतलब final and initial। जैसे हमने रिएक्शन शुरू की तो रिएक्शन शुरू करते हुए क्या स्टेट थी, रिएक्शन खत्म कर दी क्या स्टेट थी, मतलब इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या है। जब हम सिर्फ वही देखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। आगे बेटा समझ में क्या होता है स्टेट फंक्शन, वो प्रॉपर्टीज जिसमें हम इनिशियल और फाइनल देखें बस, बाकी ना देखें क्या हुआ, उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आपका फाइनल है, तो फाइनल मतलब स्टेट फंक्शन। बट अगर मैं पूछूं बताओ टर्म 1 में कितने थे, क्लास टेस्ट में कितने थे, टर्म 2 में कितने थे, प्री बोर्ड में कितने थे, तो वो हो गया पाथ, मतलब मैं हर डिटेल मांगने लग गया। तो अगर वो प्रॉपर्टीज जहां पे हम स्टार्टिंग और एंडिंग देखें बस, इनिशियल एंड फाइनल मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग, उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। और जिसमें हम पूरा देखें पाथ, पूरा पाथ क्या क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। लिख लीजिए, मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी लीजिए साथ ही साथ। स्टेट फंक्शन, state function may be defined as those thermodynamic properties which depend only on state of system, not on the path, which
द स्टेट हैज बीन अटेन्ड, मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे। इसकी एग्जांपल्स बेटा याद कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा तो आपको एग्जांपल्स और अच्छे से समझ में आएंगे। अभी तो नहीं आएंगे, अभी याद रख लो। जैसे इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती है। एंथैल्पी आगे कराऊंगा तो समझ में आएगा। तो अभी आप एक दो नाम याद रख लीजिए, जैसे एंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। तो ये बड़े नए नए से नाम हैं जो आपने नहीं सुने। तो ये आप जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे जाएगा तो हम इन्हीं टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप दो एग्जांपल इसमें से याद कर लीजिए, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। अगला है हमारा पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन जो है आपका डिस्टेंस की तरह है, जिसमें फाइनल इनिशियल पे नहीं हम डिपेंड करेंगे, हम देखेंगे कैसे गया, शुरू कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे। तो the path functions are those properties which depend on the path of the system, not on the initial and final state. Example work done। और फिजिक्स के हिसाब से वर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा? फिजिक्स के हिसाब से वर्क का फॉर्मूला है F डॉट S, है ना। आगे और अच्छे से फर्स्ट लिखो तो कॉस कॉस थीटा, थीटा। कॉस थीटा भी आ जाता है। तो हमने छोटी क्लास वाला फॉर्मूला लिख लिया, कॉस थीटा 1 हो जाए। कॉस थीटा 1 कब होता है? जब एंगल कितना हो? 0 डिग्री। 90। 0 डिग्री अच्छा या हाँ 90 डिग्री, जीरो। है ना। तो मैंने ये 1 वाला केस ले लिया। ये तो जो हमारा पाथ फंक्शन है ना, पाथ फंक्शन होता है जिसमें हम इनिशियल और फाइनल नहीं देखेंगे, पाथ देखेंगे, जैसे हम डिस्टेंस में देख रहे थे। सो जस्ट कीप इन माइंड, नोट करके डन बोलिए। तो आई होप अब आपने ये नोट कर लिया होगा और समझ लिया होगा। मेरे पढ़ाने के बाद बेटा बुक जरूर पढ़नी है, ठीक है। जो भी बुक है आपके पास आप उसको पढ़िए, चाहे एनसीईआरटी चाहे एक्स्ट्रा बुक। अब हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया। इस टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अब क्या है प्रोसेस? देखो, प्रोसेस मतलब जैसे आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, तो रिएक्शन को आप प्रोसेस कह सकते हो। कोई काम कर रहे हो, कोई रिएक्शन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। या कुछ बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो जो हमारे प्रोसेस हैं चार तरह के हैं: आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल। मतलब बहुत सारे हैं, चार तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। समझो जरा। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब हीट यानी टेम्परेचर। अगर आप किसी रिएक्शन को कर रहे हो और उसमें टेम्परेचर फिक्स कर दो, तो अब मैं बोलूं इसका चेंज इन टेम्परेचर बताओ, तो T2 माइनस T1। तो आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, यानी जो फाइनल टेम्परेचर है वही इनिशियल है, तो आंसर क्या आएगा? 0। ये देखो DQ, इसे भी डेल्टा क्यू कहते हैं। ये छोटा डी है, ये बड़ा डी है। तो ये जो ट्राइंगल है इसका मतलब होता है बिग चेंज। छोटा डी का मतलब ये भी आपका चेंज होता है, इसका मतलब होता है छोटा चेंज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल। अब आ जाओ आइसोबारिक। आइसोबार, बार किसकी यूनिट होती है? किसकी यूनिट होती है बेटा? बार प्रेशर की। तो प्रेशर आइसोबारिक, सर। हाँ आइसोबारिक मतलब प्रेशर सेम हो। मान लो आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, उस रिएक्शन को करते हुए आपने प्रेशर फिक्स कर दिया, मतलब कांस्टेंट कर दिया। तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर सेम आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 0। तो आइसोबारिक वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर सेम हो, तो डेल्टा पी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसी तरीके से आइसोकोरिक, कोरिक होता है वॉल्यूम, याद रखना। जैसे थर्मल होता है टेम्परेचर, बार होता है प्रेशर, कोरिक, कोरिक होता है हमारा वॉल्यूम। कोरिक, कोरिक बोल दो, चोरिक बोल दो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे कोरिक ज्यादा अच्छा लगता है। तो आइसोकोरिक, वॉल्यूम फिक्स कर दो। तो जब हम वॉल्यूम फिक्स कर देंगे तो V2 माइनस V1 सेम आएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो आइसोकोरिक वो प्रोसेस है जिसमें हम वॉल्यूम चेंज ना होने दें, उसे कहते हैं आइसोकोरिक। अब आ जाओ एडियाबैटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक। अब ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है हमने आइसोथर्मल को पढ़ा था, तो वैसा ही है ये भी, कुछ आइसोथर्मल जैसा ही। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? मान लो आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, उस प्रोसेस में आप चाहते हो कि उसका हीट जो है ना क्यू, वो ना कम हो ना ज्यादा हो, सेम रहे, फिक्स रहे। तो उसको करने के लिए इंसुलेटिंग वॉल्स लगानी पड़ेगी जिससे हीट बाहर ना जाए और बाहर के अंदर ना आए। तो आइसोथर्मल, आइसो अपना लिटरेट जैसा हो गया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच हीट चेंज बाय ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब हीट ना तो बाहर जाए ना अंदर आए, हीट चेंज रिमेन सेम।
the system does not exchange heat with the surrounding and hence has dq0। dq0 क्योंकि q0 अपना फिक्स है, तो q2 माइनस q1 सेम रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और इसे बोलेंगे एडियाबैटिक। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एडियाबैटिक है। चलो बेटा जल्दी नोट करो, रिवर्सिबल आसान है, वो तो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं रिवर्सिबल पढ़ाता हूँ। देखो रिवर्सिबल नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्सिबल नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो और प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हो, तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, तो जब हम मोबाइल फोन की चार्जिंग करते हैं या यूज करते हैं तो क्या होता है, चार्जिंग करते हुए रिएक्शन रिवर्स होती है। जब हम यूज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और जब हम उसको रिचार्ज करते हैं चार्जिंग तो उल्टा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाए उसे हम नाम देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल आपको क्लियर है, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाए और प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज ना किया जा सके। अब एक मैं कुछ कॉमन सी चीज बता रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से। देखो जरा यहाँ ये मैंने लिखा है विंटर और यहाँ मैंने लिखा है समर। यहाँ मैंने ना एक पर्सन ड्रॉ किया, एक ह्यूमन बीइंग। मैंने बताया ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में बाहर मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री है। तो होता क्या है, सर्दियों में हमारी बॉडी हीट लॉस करती है। तो जब हमारी बॉडी हीट लॉस करेगी तो हमें ठंड लगेगी, यही थर्मोडायनेमिक्स है, यानी मूवमेंट ऑफ हीट। मूवमेंट ऑफ हीट, तो सर्दियों में हमें ठंड क्यों लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी हीट लॉस करती है। तो ये हीट लॉस ना करे इसके लिए हम जैकेट या स्वेटर पहनते हैं। तो जैकेट और स्वेटर क्या करते हैं, हीट को लॉस नहीं होने देते। अब इसी तरह से आ जाओ समर में। समर में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर तो 37 ही रहता है, बट बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बाहर का टेम्परेचर हमारी बॉडी में जाता है, जिससे हमें गर्मी फील होती है। तो ये भी जो है एक कंसेप्ट है, हीट गेन और हीट लॉस। तो ये भी एक तरह का थर्मोडायनेमिक्स है, अगर आप देखो ध्यान से। तो हमारी बॉडी सिस्टम हो गई और हमारा एनवायरनमेंट सराउंडिंग हो गया। तो हमारी बॉडी या तो सराउंडिंग से हीट लेगी या हीट उसको देगी। अगर हीट देगी तो विंटर्स होंगे, और बाहर से हीट ले रही है तो समर्स में होता है ऐसा। जैसे आजकल समर है ना, तो समर्स में क्या हम कर रहे हैं, ऐसी यही चीजें तो कर रहे हैं कि हम अगर घर से बाहर निकले तो हमें गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि बाहर निकलते ही टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज्यादा है, तो हमारी बॉडी हीट खींचती है और हमें गर्मी लगती है। अब हम एक लास्ट टॉपिक करेंगे आज का। इस टॉपिक का नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप इसे समझिए ध्यान से, ध्यान से समझना क्या मैं बता रहा हूँ। देखो जीरोथ लॉ कहता है, मान लो आपके पास दो बॉडी है ए एंड बी, और ये दोनों बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर। समझना क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, क्या होता है बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, सेम टेम्परेचर। तो ध्यान से सेम सुनो, टेम्परेचर। हाँ ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मान लेते हैं कोई दो बॉडी हैं ए एंड बी, ये किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अब आप एक नॉर्मल सा आइडिया लगाओ, अगर दो बॉडी हैं किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मान लो इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये बॉडी इसके साथ, ये बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब आप मुझे बताओ फिर इसका और इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जितना इसका उतना इतना होगा, जितना इसका उतना इसका होगा, यानी इन दोनों बॉडीज का भी टेम्परेचर, इन दोनों बॉडीज का भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम। बस ये होता है जीरोथ लॉ। और जीरोथ लॉ इज अ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन। जैसे सर्दियों में आप किसी लोहे की रॉड को पकड़ लो थोड़ी देर, तो थोड़ी देर तो वो आपको ठंड लगेगी, बट थोड़ी देर के बाद ना वो आपको ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि जितना आपका टेम्परेचर है उतना ही उसका टेम्परेचर हो जाता है रॉड को पकड़ने के बाद। या आप किसी चेयर पे बैठे हो, तो जब थोड़ी देर तो वो ठंड लगती है चेयर पे, बट थोड़ी देर के बाद चेयर गर्म हो जाती है, यानी जितना आपका टेम्परेचर है उतना ही चेयर का टेम्परेचर हो जाता है। तो इसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम टेम्परेचर। अब डेफिनेशन सुनो क्या है, और मैं ये सुनूंगा आप लोगों से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी, मान लो दो सिस्टम है ए एंड बी, सेपरेटली, सेपरेटली मतलब मैंने इनको जोड़ा नहीं हुआ, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है मतलब सेम टेम्परेचर, विद अनदर सिस्टम सी, देन ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है ए और बी का भी सेम टेम्परेचर होगा। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो।
तो वी हैव लर्न जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं ये वाला टॉपिक। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे ना कुछ नहीं पढ़ने वाला, ये कुछ नहीं ऐसे पढ़ने वाला, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ये होता क्या है, फिर मैं उसके बाद यहाँ से पढ़ के आपको सुना दूंगा। देखो इंटरनल एनर्जी क्या है। तो इंटरनल एनर्जी समझने के लिए ना सपोज कर लो एक ह्यूमन बॉडी है, ऐसे सपोज कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी, इस तरह से इसको एक समझाने के लिए इस तरह से कंटेनर में डाल दिया। तो जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी में क्या है, जो ब्लड है वो रेगुलरली फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है रेगुलरली, और एक्टिविटीज हमारी बॉडी में अपने आप हो रही है, डाइजेशन है, थिंकिंग है, ये सारा अपने आप हो रही है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ना हमारी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स की, चाहे ब्लड है चाहे और सिग्नल्स हैं, उस सिग्नल के कारण हमारी बॉडी की एक एनर्जी होती है, एक फिक्स एनर्जी होती है। उसी एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। आई गेस आपको समझ में आ गया क्या होता है। जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो कैसे मिल रही है, हमारे अंदर डाइजेशन हो रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, मूवमेंट्स हो रही हैं कई ऑर्गन्स की कंटिन्यूसली, हार्ट बीटिंग हो रही है, जो जिस कारण हमारी बॉडी एक हीट बना के रखती है। उस हीट को हम कहते हैं इंटरनल, यानी जो अपने आप है। इसी तरह मान लो कोई सॉलिड है, तो सॉलिड में भी कुछ एनर्जी होती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड में, वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सॉलिड हो लिक्विड हो, ये प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स खुद ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिस कारण उनकी खुद की भी एनर्जी बनती है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। बस यही था। और जो इंटरनल एनर्जी है वो एक तरह का स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में हम कैसे मेजर करते हैं, अभी टेम्परेचर कितना है, हीट दे दिया तो अब कितना है, गर्म कर दिया तो कितना है, तो फाइनल और इनिशियल। तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो एक तरह का स्टेट फंक्शन है। अब मैं पढ़ता हूँ, जरा समझ लेना क्या है। इंटरनल एनर्जी ई और यू से भी दिखाते हैं, आजकल इसका सिंबल यू भी है। तो ई और ई, the total intrinsic energy of system of total energy stored in the system under the given set of conditions, given set of condition मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर पे कितना था, is known as internal energy। तो internal energy क्या है, the total intrinsic energy of a system because of its under certain conditions, क्योंकि हमारी बॉडी की कंडीशन है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वो सारी चीजें। तो द टोटल इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, और टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, दैट इज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब ये बनती कैसे है। इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एटम्स। तो एटम के अंदर मूवमेंट हो रही है, कौन कौन सी मूवमेंट्स हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, यानी अलग अलग सब्सटेंसेस की बात हो गई। एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये सारी चीजें बता दी। और एनर्जी को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो स्टेट फंक्शन मतलब जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। अब आता है हमारा केमिकल एनर्जी। तो जो हमारे सेल हैं, जैसे बैटरी है, तो बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी मिलती है। तो केमिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बॉन्ड्स। बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज योर केमिकल्स। तो केमिकल एनर्जी, केमिकल के कारण जो एनर्जी बने उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, अगली क्लास में हम इसका डेरिवेशन कर पाएंगे। तो आज इतना ही, बस आप इसे नोट कर लीजिए और मैं इससे सुनूंगा अब आपसे।